ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कर्ड एप्लीकेशन यूजिंग विनफॉर्म विथ डेटा गेड व्यू। तो हमने विनफॉर्म सी शार्प के अंदर एक कंट्रोल पढ़ा था डेटा गेड व्यू, और एक ये ऐसा कंट्रोल है जिसके अंदर हम ज़्यादातर एप्लीकेशंस बनाते हैं। यानी जब भी कोई विनफॉर्म के अंदर रियल एप्लीकेशन बनती है तो वो आपकी डेटा गेड व्यू के कंट्रोल को ज़रूर यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ लिस्ट बॉक्सेस और जो अदर कंटेनर है। सही है, क्योंकि डेटा गेड व्यू एक अच्छा कंटेनर है जिसके अंदर आपको ओवरऑल डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद यहां से आके विजुअल सी शार्प और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन। इसके बाद अब यहां पे आके इसका नाम मैं रख देता हूं कर्ड एप्लीकेशन या कर्ड एप। सही है, उसके बाद इसको ओके कर देते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा कर्ड एप। राइट, तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक कर्ड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। यानी हम डेटा इंसर्ट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और डिलीट भी करेंगे। इवन अगर आपके डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो भी इंसर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार हम एम्प्लॉय के जो नंबर होते हैं, एम्प्लॉय नंबर होता है ना, वो यूनिक होता है, या किसी का NIC नंबर होता है वो भी यूनिक होता है। या कल को अगर आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो उसके अंदर स्टूडेंट का जो स्टूडेंट नंबर होता है या एनरोलमेंट नंबर होता है तो वो भी यूनिक होता है, यानी डुप्लीकेट वो हमारी चीज़ें नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हम ऐसी रेस्ट्रिक्शन भी दे सकते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस में कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है जिसका एनरोलमेंट नंबर है तो उसको हम रोक सकते हैं या यूज़र को बता सकते हैं जो इंसर्शन कर रहा है कि आप ये वाला डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। एज इट इज़, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है या कोई भी डेटाबेस है जहाँ पे आप डुप्लीकेशन को रोकना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर हम परफॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले कुछ डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं टूल बॉक्स को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके इसको एक लेबल, एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक हमें चाहिए बटन, ठीक हो गया। एक कॉम्बो बॉक्स भी चाहिए, मैं बताता हूँ। और कल को अगर आप डेटाबेसेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हो तो डिफरेंट कंट्रोल होते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉम्बो बॉक्स, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स होता है ना। तो इन सब की वैल्यूज आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करवा सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं, जो चाहे आप करवा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक, चलें इनको थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ सही ऑर्डर में। ये हमारे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस और ये लेबल्स वगैरह हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इन सबको यहाँ रख देते हैं, और एक कंट्रोल मुझे और भी चाहिए जिसको कहते हैं हम नंबर्स, न्यूमेरिक अप एंड डाउन। ये भी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए या ID, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स बार बार रिक्वायर होगा। सही, तो मैं इन सबको पहले सिलेक्ट करता हूँ और इनकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? फ़ॉन्ट साइज़, कि बार बार आपको एक एक कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है आप यहाँ पे आके एक बार ही यहाँ से फ़ॉन्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके जो भी फ़ॉन्ट की साइज़ आपको बेहतर लगे वो सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने 16 रखी है और इन सारी चीज़ों को हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, तो ये बटन है हमारा, बटन को भी थोड़ा रिसाइज कर देते हैं सही से। आप चाहें तो मेट्रो, आपने पढ़ा था फ्रेमवर्क, उसके थ्रू भी ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हम डिज़ाइन कर लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ तो मैं वीडियो को पास कर देता हूँ वरना ये लंबा हो जाएगा। ओके, तो हमने कुछ लेबल और ये बटन वगैरह कॉपी पेस्ट कर लिया और कुछ ज़्यादा नहीं किया इसमें। लेबल्स वगैरह के नाम भी जो चेंज करने हैं मैंने सोचा कि आपको वीडियो के अंदर ही बता दूँ, क्योंकि हम यही नाम वगैरह जो है वो यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स वगैरह के। अभी तो मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट चेंज करते हैं इन लेबल्स का। मैं फर्स्ट लेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट ID,
तो मैं यहाँ पे आईडी ही रख देता हूँ, लेवल है। और आईडी के बाद यहाँ पे इस लेवल का नाम रख देते हैं स्टूडेंट का नाम, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ही मेंटेन कर देते हैं। तो नेम, और उसके बाद है हमारे पास एज, तो यहाँ पे आके इसका नाम रख देते हैं एज, और इसका जो नाम है हम कर देते हैं लेवल जो है, ठीक है। इस लेवल का नाम कर देते हैं, ये आपका जेंडर के लिए होगा। और जेंडर के बाद लास्ट वाला हम रख देते हैं स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, सही है, या स्टूडेंट नंबर रख दें, स्टूडेंट नंबर जो आपको असाइन किया जाता है ना यहाँ पे, वो सबका यूनिक होता है, ठीक है। तो सिर्फ यूनिकनेस को चेक करने के लिए हम ये सारी चीजें दे रहे हैं, नथिंग एल्स इज ओवर देयर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं। अब मैं नीचे बिल्कुल बॉटम में एक क्या दे दूंगा, डेटा ग्रिड व्यू दे देंगे, जिसके अंदर हम ओवरऑल डेटा को शो करवाएंगे और ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखो डेटा ग्रिड व्यू, तो आपके पास डेटा ग्रिड व्यू आ जाएगा। ये कंट्रोल है जिसके अंदर आप समझ लो कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जिनके अंदर हम डेटा को शो करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, अपडेट या डिलीट हम यहाँ से भी करवा सकते हैं। और आपने जितनी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन देखी होंगी, उनके अंदर ये वाला कंट्रोल आपको दिखेगा। ओके, तो ये आपका एक कंट्रोल है, हमने सिंपल सा एक डिजाइन किया है। और उसके बाद हम एक क्या काम करने वाले हैं, जो बटन के टेक्स्ट हैं वो चेंज कर लेते हैं। तो बटन का टेक्स्ट और नाम दोनों चेंज करेंगे, बटन का टेक्स्ट और नाम दोनों चेंज करेंगे। एक चीज जो उसके ऊपर दिख रही है वो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगी यहाँ पे। तो ये रहा इसका बटन का टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट में रख देता हूँ इंसर्ट, और फिर इसका रख देते हैं अपडेट, इसका नाम रख देते हैं डिलीट, या व्यू कर दें, या डेटा को देखना है आपको अगर तो। और यहाँ पे आके इसका करते हैं डिलीट, और एक कर देते हैं यहाँ पे लास्ट में रीसेट, यानी कि बटन इंसर्ट होने के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ चीजें हैं वो अगर आपको क्लियर करनी है या रीसेट करनी है, यानी क्लियर करते हैं ना हम अपने कंट्रोल्स को, तो वो भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हम एक काम करते हैं कि जो नंबर ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन है, ये तो इनकी वैल्यू थी जो हमने चेंज की। इनका जो बैकग्राउंड में नाम है, यानी जिसके थ्रू अगर किसी भी कंट्रोल, किसी भी बटन, किसी भी ग्रिड व्यू को कॉल करेंगे तो वो नाम क्या होगा। तो इस बटन पे क्लिक करता हूं, नीचे आप आएंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है नेम की। और याद रहे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर प्रॉपर्टीज को करेंगे तो वो नेम प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, तो बेहतर होता है आप कैटेगराइज मूड के अंदर देखेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो एक नेम प्रॉपर्टी होगी। इवन टैब इंडेक्स भी अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इनको बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो इसका नाम बटन 1 है, मैं रख देता हूँ इंसर्ट BTN, इंसर्ट BTN यानी इंसर्ट का बटन है ये। एज इट इज आई हैव टू चेंज दिस बटन नेम, के हम ये जो है वो अपडेट का बटन बनाने वाले हैं, अपडेट BTN। उसके बाद ये आपका नाम होगा, इसका व्यू है तो हम इसका नाम रख देंगे व्यू BTN। उसके बाद क्या हमारे पास डिलीट है, तो इसका नाम भी यही रखेंगे डिलीट BTN। उसके बाद हमारे पास क्लियर का बटन है, तो क्लियर के बटन का नाम रख देंगे क्लियर BTN। और ये बेहतर तरीका होता है कि आप किसी भी कंट्रोल को यूज करने से पहले आप क्या करेंगे, उसका नाम प्रोवाइड करेंगे। फिर आपके पास ये इनपुट हैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनकी आप वैल्यू तो शो नहीं करवाएंगे, लेकिन आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं होता कि आप चेंज करेंगे तो ही कॉल होंगे वरना नहीं होंगे, आप इन नाम से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी समझ लो डिफिकल्टी होती है, उस नाम को याद रखना है, सारी चीजें। तो मैं इसका नाम रख देता हूं TXTID। क्या नाम रख देते हैं? TXTID, यानी ये टेक्स्ट बॉक्स है आईडी के लिए। उसके बाद एज इट इज हम इसका नाम रख देंगे TXT नेम। उसके बाद हमारे पास है TXT एज, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, क्या है? न्यूमेरिक अप एंड डाउन है, तो ये एक ही है, तो मैं इसका नाम यही रहने देता हूं, उसको चेंज नहीं करते। अगर आप चाहें तो न्यूमेरिक इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूं, आप चाहें तो TXT भी नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं रख देता हूं TXT एज, जबकि ये न्यूमेरिक है तो मैं रख देता हूं न्यूमेरिक एज।
या एज न्यूमेरिक करते हैं, एज न्यूमेरिक। ओके, एज इट इज ये आपका जेंडर है और ये कॉम्बो बॉक्स है, तो इसका नाम भी आप चाहें तो रख सकते हैं। ऊपर चलते हैं, एक मिनट, ये रहा, देखें कॉम्बो बॉक्स 1 है, ये भी एक है, अगर आप चेंज करना चाहें तो मर्जी है, वरना आप यही रहने दें। तो मैं इसका नाम रख देता हूं कॉम्बो जेंडर, कि जेंडर के लिए हमारा ये कॉम्बो बॉक्स है। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट नंबर है, तो स्टूडेंट नंबर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसका नीचे आके नाम चेंज करते हैं, ठीक हो गया। इसका नाम रख देते हैं txt एस स्टूडेंट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, सारे बटन्स और सारे कंट्रोल्स के हमने नाम चेंज कर लिए। आप टैब इंडेक्स देख सकते हो, टैब इंडेक्स आपको पता है कि अगर आप टैब लगाते हो तो वो कौन सा कंट्रोल आपका सिलेक्ट होगा। इसका 5 है, मैं इसका 0 कर देता हूँ। इसके बाद ये है, इसका कर देते हैं 1, ऑलरेडी है, इसका 2 कर लेंगे और इसका कर देंगे 3। ये आपके पास कॉम्बो बॉक्स है, ये रहा, ऑलरेडी है, इसका कर देते हैं 4, ठीक है। और बाकी आपके पास ये बटन है, तो इसका बस 5 कर देते हैं लास्ट का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेव करते हैं। तो टैब इंडेक्स भी सेट हो चुके हैं, आपके सारे कंट्रोल्स के नाम चेंज हो चुके हैं। बस थोड़ा सा काम रहता है, अगर आप इसके बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर लो। मैं फार्म को सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले फार्म का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिल्कुल टॉप पे आएंगे तो एक बैक कलर की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। इवन आप चाहें तो बैकग्राउंड के अंदर इमेज भी दे सकते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको सिंपली एक कलर होता है वो यूज कर लेते हैं, ये वाला। एज इट इज आई हैव टू सिलेक्ट ऑल द कंट्रोल्स जो भी हमारे पास हैं, इनका भी बैकग्राउंड कलर क्या रख देंगे हम, यही कलर रख देंगे, राइट। तो एज इट इज यू हैव टू गो टू बैकग्राउंड कलर। तो ये बैक कलर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही क्योंकि कुछ हमारे जैसे गेट व्यू है ऊपर, गेट व्यू का बैकग्राउंड कलर शायद चेंज नहीं होता। बैकग्राउंड कलर इनका चेंज कर लेते हैं, इनका रख देते हैं वही कलर जो हमने सबका दिया हुआ है, राइट। और जो हमारा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का जो कलर होगा वो क्या कर देंगे हम, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है फॉर कलर, मैं वो सबका टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। क्या कर देते हैं, वाइट, तो ऐसे कुछ दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिर्फ हमने बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज किए। अगर आप इसको एक बार चला के देख लें तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो इंटरफेस है या यूजर इंटरफेस है वो कैसा बना है। वैसे भी ड्रैगिंग ड्रॉपिंग है, अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से जो कंट्रोल, जो डिजाइन चाहें आप कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ दीज मैनुअल वर्क्स आप कोई फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे हमने मेट्रो फ्रेमवर्क वगैरह पढ़ा है तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखें, तो आपकी ये ओवरऑल डिजाइन है जिसको आप फंक्शनली अब परफॉर्म करने वाले हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप देखें इंडेक्स, टैब इंडेक्स फर्स्ट पे है, आप लगाएंगे सेकंड पे आया, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, 6, 7, 8, 9। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ऐसे हमारे टैब इंडेक्सेस भी काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारी ओवरऑल डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। डिजाइन के बाद हम काम करने वाले हैं हमारा फंक्शनल पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है हम रेफरेंस ऐड करते हैं या डेटाबेस बना देते हैं। चले मैं रेफरेंस ही ऐड करवा देता हूँ। रेफरेंसेस पे राइट क्लिक करो, ऐड रेफरेंसेस में जाओ, यहाँ पे आके लिखो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये आपको ब्राउज पे लिखा हुआ शो होगा, ब्राउज पे नहीं करना, हमें कहाँ पे करना है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्फ़िग, तो बिल्कुल टॉप पे आएगा, ये देखें system.configuration, और उसको यहाँ पे आके ओके कर देना है। तो आपका एक रेफरेंस ऐड हो चुका है जो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखें श्योर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो राइट क्लिक करें, प्रोजेक्ट पे ऐड करें न्यू आइटम, और न्यू आइटम के बाद आप क्लिक करेंगे डेटा पे, और डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्विस बेस्ड डेटाबेस, इसका नाम आप जो चाहें रख सकते हैं। मैं रख देता हूं माय एप डीबी, सही है, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। मैं इसको ऐड कर देता हूं। मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो इसके साथ ऑटोमेटिक एक कनेक्शन बन जाएगा, और वो कनेक्शन आपको सर्वर एक्सप्लोर के अंदर नजर आएगा। तो जैसे ही आप ये क्रिएट करते हो तो एक आपका डेटाबेस का फाइल बनता है .mdb एक्सटेंशन के साथ।
सही है, एमडीबी मकसद मास्टर डेटाबेस फाइल, सही है, एमडीएफ के नाम से होता है। तो यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एमडीएफ के नाम से फाइल बन चुकी है, ये देखें डेटाबेस की फाइल। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मास्टर डेटाबेस की फाइल होती है जो हमारी ये बन चुकी है। उसके बाद आप सर्वर एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो कनेक्शंस के अंदर एक इसी डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बन चुका है, जिसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको नीचे टेबल्स दिखेंगी और राइट क्लिक करेंगे आप टेबल्स के ऊपर और ऐड करेंगे एक न्यू टेबल। सही है, ऐड न्यू टेबल करते हैं। ऐड न्यू टेबल के बाद आप यहां पे आके उस टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्म, यानी फॉर्म से कौन कौन सी चीजें आ रही हैं उस लिहाज से आप अपनी टेबल की डिजाइन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सबसे पहले यहां पे आते हैं और इसको लोड होने दें, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं। अच्छा, आप क्या करेंगे, टेबल का नाम रखेंगे, तो मैं रख देता हूं इसका नाम जो हम रखने वाले हैं, ठीक है, एप या स्टूडेंट टेबल करते हैं, या स्टूडेंट ही नाम रख दें, स्टूडेंट टेबल का नाम है। और यहां पे आके मैं आइडेंटिटी दे देता हूं। क्या दे देता हूं? आइडेंटिटी। आपको पता है ऑटो इंक्रीमेंट करवा देगा, यानी आईडी जो है हम यूजर से नहीं मांगेंगे, ठीक है, आईडी सिर्फ दिखा देंगे उस इनपुट के अंदर, यानी डेटाबेस में जब आईडी इंसर्ट होगी तो हम यहां से नहीं भेजेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो आईडी यहां से नहीं इंसर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम इस कंट्रोल को डिसेबल कर देंगे। क्योंकि आईडीज फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आप कितनों की आईडीज याद रखेंगे? नहीं होंगे ना याद आईडीज। तो हम ये वाला कॉलम डेटाबेस के अंदर एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, इसके थ्रू ऑटोमेटिक ये वाला कॉलम बढ़ता रहेगा, आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। और मैं इसका नाम रख देता हूं std_id, ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस का आइडिया हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या था, स्टूडेंट का नाम था, तो std नेम, और इसकी डेटा टाइप होगी varchar, यानी इसके अंदर जो आएगी वो स्ट्रिंग्स टाइप की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे देखें नाम के बाद क्या है हमारे पास, एज, जेंडर और स्टूडेंट नंबर है। तो एज आपको पता है इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर आती है, तो मैं रख देता हूँ std एज, और इसको हम इंटीजर दे देते हैं। उसके बाद क्या था, जेंडर, और आपको पता है कि std जेंडर, और जेंडर आपको वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर शो करना है। इसकी लेंथ कैरेक्टर्स की जो भी दे दें, आप जो भी लेंथ देंगे ऑटोमेटिक जब इसकी 91 हो जाएगी ना वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने अभी 90 कैरेक्टर दिए और कल को इसी आपके कॉलम के अंदर 91 वैल्यूज हो जाती हैं, तो ये वैल्यू डबल कर लेगा। क्या कर लेगा? डबल, यानी मेमोरी डबल कर देगा, 180 कर देगा। सही है, तो अब इनिशियल कुछ भी दे दे वो ऑटोमेटिक उसको बढ़ाता रहेगा। उसके बाद लास्ट कॉलम क्या है, std क्या था हमारे पास, नंबर, स्टूडेंट नंबर था ना, std नंबर, और ये वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसकी भी जो है हम चाहें तो ये दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप चाहें तो स्टूडेंट नंबर को नंबर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन कभी कभार हमारे पास जैसे हम लिखते हैं स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट का नंबर आता है, अल्फाबेट भी देते हैं ना, ठीक है। या किसी कॉलेज का नाम आता है तो ऐसे आता है A12, A123, ऐसे स्टूडेंट के नंबर भी होते हैं। सही है, तो इस लिहाज से आप इसको वेरिएबल कैरेक्टर ही रखें ताकि आपको इजी हो जाए कि स्ट्रिंग भी उसके अंदर इंसर्ट हो जाए। मैं इसको अपडेट कर देता हूं, तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। और ये जैसे ही अपडेट होता है तो आपको अपडेट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देना है अपने कनेक्शन को, तो टेबल्स के अंदर देखेंगे कि एक टेबल आपकी बन चुकी है। उसके ऊपर राइट क्लिक करें और शो टेबल डेटा के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही आप शो टेबल डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक बनी बनाई टेबल जो अभी हमने बनाई वो दिख जाएगी। सही है, अब ये टेबल का स्ट्रक्चर है और ये फॉर्म का स्ट्रक्चर है। अब हम किसको यूज करेंगे, C# के थ्रू इस डिजाइन से डेटा लेकर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर उसी डेटाबेस से डेटा उठा के C# के थ्रू यहां पे शो करवाएंगे। तो बीच में हमारी कौन सी लैंग्वेज काम करेगी, C#, और C# इज रेस्पॉन्सिबल टू अप्लाई ऑल द टाइप ऑफ ऑपरेशंस जो हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं जो आपकी इससे बिलोंग करती है। तो सबसे पहले इंसर्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, या इससे भी पहले आप app.config के अंदर जाओ और आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना दो। आपको पता है कनेक्शन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे आके कनेक्शन स्ट्रिंग्स का टैग बनाऊंगा XML के अंदर। ये आपने देखा है, ये XML की फाइल है app.config, और इसके अंदर एक दूसरा टैग होता है चाइल्ड एड
इसके बाद हम नेम देते हैं अपनी डेटाबेस कनेक्शन का, तो आप जो चाहें दे सकते हैं, मैं डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके आपको देना है कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होगी, और उसके बाद प्रोवाइडर नेम क्या होगा। प्रोवाइडर नेम के अंदर आप क्या देते हो, system.data.sql क्लाइंट, सही। उसके बाद हम कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर डेटाबेस का कनेक्शन पास कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके इसको ये देखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग आपको शो हो रही है, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और आपको यहाँ पे आके इसके जो एक्स्ट्रा डबल कोट हैं वो आपको हटा देने हैं, कि प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है कि आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोड यूज नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी रेडी हो चुकी है, डिजाइन रेडी है और हमारी डेटाबेस की टेबल भी रेडी है। तो मैं सबसे पहले इस इंसर्ट के बटन के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाऊंगा, कहां पे, डेटाबेस में। तो इंसर्ट के बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे इंसर्ट बटन के ऊपर एक क्लिक इवेंट क्रिएट हो चुका है, सही है। तो इन सबसे पहले मुझे कुछ नेम स्पेसेस देने हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम C# को यूज कर रहे हैं और जो हम काम करेंगे वो आप SQL सर्वर के क्यूरीज के थ्रू काम करेंगे, सही है। और कुछ आपने कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी चीजें दी हुई हैं, तो उसके लिए कुछ नेम स्पेसेस C# ने बना के रखे हैं। जैसे सिस्टम की ही एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी नेम स्पेस होती है, एज इट इज आपको SQL सर्वर के साथ आप समझ लो कम्युनिकेशन के लिए हम एक नेम स्पेस यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम एक यहां पे आके स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग की सारी चीजें कॉल कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैनेजर, फिर लिखेंगे डॉट देके कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम होगा। तो हमने वहां पे क्या रखा था, dbcs। आप app.config के अंदर देखेंगे कि हमने इसका नाम क्या रखा था भाई, dbcs रखा था। यही नाम आप देने के बाद आप बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। एक चीज माइंड में रहे कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स एस है, यहाँ पे कोई एस नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन चुकी है हमारी। उसके बाद हमें पता है कि इंसर्ट के ऊपर हमें काम करना है। तो इंसर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम SQL का कनेक्शन क्लास कॉल करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे CONN के नाम से, और फिर से लिखेंगे SQL कनेक्शन, और इसके अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। इसका मकसद ये है कि पूरा पाथ इसके पास है, पूरा पाथ इसके पास है, यानी पूरी कॉन्फ़िगरेशन इसने की हुई है, CS के वेरिएबल के अंदर हमने रख दी है, और उसके बाद हम उसी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, सही है। अब कनेक्शन बन चुका। कनेक्शन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप यहां पे आके SQL कमांड की क्लास होती है वो बना देंगे, SQL कमांड, जबकि जस्ट अ मिनट, ये रही। इसका ऑब्जेक्ट रखेंगे cmd इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, और यहां पे आके इसका ऐसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसी को हम कनेक्शन पास कर देंगे, cmd कनेक्शन इज इक्वल टू CONN, यानी हमने ऊपर जो कनेक्शन बनाया वो cmd को पास कर दिया, सही। वरना एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप यहाँ पे आके एक दूसरा काम भी कर सकते थे, कि सबसे पहले यहाँ पे क्यूरी लिखें, क्यूरी के बाद यहाँ पे आके कनेक्शन पास करते हैं, यानी पूरी जो डेटाबेस की क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे, वो कनेक्शन ऐसे पास कर दें, जैसे हम SQL डेटा एडाप्टर के अंदर करते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये भी कर सकते हैं कि कनेक्शन और क्यूरी एक साथ भी देनी है तो वो भी कर सकते हो, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जो बेहतर लगे आप कर लें, ठीक है। मैं इसको फॉलो करता हूं जो आप करते आए हैं। तो यहां पे आते हैं, और उसके बाद cmd कनेक्शन के अंदर हमने कौन का ऑब्जेक्ट पास कर लिया है, और सबसे पहले cmd डॉट टेक्स्ट यानी कमांड टेक्स्ट के अंदर आप अपनी क्यूरी लिखेंगे। तो क्यूरी के अंदर मैं लिख देता हूं कि इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, फिर क्या लिखेंगे, वैल्यूज, कि स्टूडेंट की टेबल के अंदर मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज के लिए हम नंबर ऑफ कॉलम प्रोवाइड कर देंगे। अभी आपको पता है कि हम कॉलम डिफाइन करके भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ वैल्यू भी दे दें तो हमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने डेटाबेस के अंदर,
ये देखें टेबल के अंदर 1 2 3 4 5, और आपको पता है हम आईडी की वैल्यू नहीं भेजेंगे क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की है। बाकी 4 जो हमारे कॉलम है उनकी वैल्यूज कहां से आएंगी, इस फॉर्म से आएंगी। कौन कौन सी? सिर्फ आईडी को छोड़ के नेम, एज, जेंडर और स्टूडेंट नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं यहां पे आता हूं और ये चारों कॉलम के लिए मैं पैरामीटराइज क्वेरी बना दूंगा। नेम, फिर @ क्या बनाएंगे, एज, फिर @ क्या बनाएंगे, जेंडर, फिर कॉमा देके @ क्या देंगे हम, नंबर, यानी स्टूडेंट नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी क्यूरी के लिए हम पैरामीटर्स के अंदर पास करेंगे कि ये जो पैरामीटराइज क्यूरी है इन सब की जो वैल्यूज हैं, या आप समझ लो ये तो आपके वेरिएबल है ना, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आएगी वो कहां से आएगी, तो हम बताएंगे इसको कि कौन से टेक्स्ट बॉक्स के लिए कौन से कॉलम की वैल्यू आएगी। तो मैं यहां पे आके लिखूंगा cmd डॉट पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स के अंदर हम क्या करेंगे, एड विथ वैल्यू, और यहां पे आके आपको पता है पहला पैरामीटर होगा यही जो हम दे रहे हैं, और कॉमा देके हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स या जो भी कंट्रोल है हम उसको पास कर देंगे। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि नेम की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, नेम। कहां से आएगी, हमने क्या नाम रखा था उसका, txt नेम टेक्स्ट। इसका मकसद ओवरऑल ये है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल है, ये वाला जो हमारा नेम का है ना, इससे वैल्यू जो भी आएगी वो कहां पे जाएगी, डेटाबेस के इस स्टूडेंट नेम के टेबल यानी कॉलम के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एज इट इज जो भी एज की वैल्यू आएगी वो कौन से कॉलम के अंदर जाएगी, std एज के अंदर। तो मैं यहां पे आता हूं, नेम के बाद हमारे पास क्या है, एज है, तो आप @age का कॉलम डिफाइन करेंगे, और एज के बाद अच्छा एज के पास वैल्यू कहां से आ रही है, एज के पास वैल्यू आ रही है आपके न्यूमेरिक अप एंड डाउन से। तो यहां पे आपको डॉट टेक्स्ट नहीं देना, आप लिखेंगे न्यूमेरिक या नंबर था, क्या नाम रखा था हमने इसका, ये था एज न्यूमेरिक, राइट। इसकी हम वैल्यू गेट करेंगे। क्या गेट करेंगे, वैल्यू। अब ये डॉट txt नहीं आएगा, सही है। तो आपके न्यूमेरिक अप एंड डाउन से क्या आएगी, वैल्यू आएगी, और वही वैल्यू हम किसको पास कर रहे हैं, इस डेटाबेस के कॉलम को। उसके बाद हमारे पास क्या था, जेंडर, और जेंडर हमारे पास यहाँ पे आके हम कहेंगे कि @gender, ओके। और यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या था, कॉम्बो जेंडर डॉट सिलेक्टेड आइटम। क्या लिखेंगे, सिलेक्टेड आइटम, कि हम जो कॉम्बो बॉक्स से आइटम सिलेक्ट करेंगे वही किसको पास हो जाएगा, इस जेंडर को। लेकिन अभी तक आपने कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज नहीं दी कि कौन सी आइटम्स। मैं यहाँ पे आके वैल्यू दे देता हूँ 2। एडिट आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेल, और यहाँ पे लिखेंगे फीमेल। सही हो गया? ये 2 वैल्यूज होंगी जो हम पास कर देंगे। इवन अगर आप सर्चिंग के लिए, और आपने एक फीचर पढ़ा था इसी का कि कॉम्बो बॉक्स के अंदर अगर आप कोई लिखें तो वो भी चीज़ें ऊपर आ जाएं सर्च होके, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करें, और बिल्कुल लास्ट में आपके पास एक होती है ऑटो कंप्लीट के नाम से प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑटो कंप्लीट के नाम से। तो यहाँ पे देखें ऑटो कंप्लीट मोड क्या है, नन है। तो यहाँ से इसको जैसे ही आप समझ लें कि ट्रू करेंगे, यहाँ ये रखेंगे सजेस्टेड अपेंड, तो ये क्या करेगा, सजेस्ट भी करेगा और अपेंड भी करेगा। और उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आके इसको कर देंगे कि डेटा कहाँ से आएगा, यानी वो जो सजेस्ट और अपेंड करेगा कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो कहाँ से आएगा, मैं बोल रहा हूँ इसी आपके जो लिस्ट के आइटम है, यानी जो हमने अभी दिया ना मैन्युअली मेल और फीमेल, उसी से करेगा। अगर आप इसको चला के देखेंगे तो ये आप लिख भी सकते हैं कॉम्बो बॉक्स के अंदर, और आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं खुद से। समझ में आया? और अगर आप M लिखेंगे तो वो सजेस्ट भी कर देगा मेल को, अगर आप F लिखेंगे तो किसको सजेस्ट कर देगा, फीमेल को। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये वैल्यूज आएंगी और किस में इंसर्ट हो जाएंगे आपके, ठीक हो गया। तो हम फॉर्म लोड के अंदर काम कर रहे हैं, जबकि हमें इंसर्ट के अंदर काम करना था। इंसर्ट बटन नीचे है, बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, कट करके। ओके, ये हो गया। अब कॉम्बो बॉक्स से भी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या बचा हमारे पास, स्टूडेंट नंबर। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एस नंबर @नंबर था,
ठीक है, और मैं यहां पे आके इसकी वैल्यू कहां से आएगी, txt स्टूडेंट नंबर, और इसका क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमारे चारों इनपुट्स की जो भी वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा दी, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है, लास्ट वाला क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है, सही है। तो हमने यहाँ से वैल्यू ले ली सबकी। उसके बाद हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं रो काउंट से, और उसका नाम रखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। एग्जीक्यूट नन क्यूरी एक मेथड है, वो क्या करेगा, आपके क्यूरी को एग्जीक्यूट करके बता देगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो तो आपको एक मैसेज मिलता है कि रो कितने इफेक्ट हुए, 1 या सेकंड या थर्ड कितने हुए। तो आपको जो भी, अगर कोई एक रो भी क्या होता है, फेच होता है, तो आपके रो के वेरिएबल को वैल्यू 1 या 2 या 3 मिल जाएगी, सही है। तो हम इसी की बेसिस पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर रो ग्रेटर देन है 0 से, यानी अगर एक रो भी इंसर्ट होता है तो हमें क्या बता दे, मैसेज बॉक्स के अंदर बता दे कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। एल्स में जाके क्या करेंगे, डेटा नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली, डेटा नॉट इंसर्टेड काफी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज हमने मिस की है, कनेक्शन को ओपन नहीं किया हमने और कनेक्शन को क्लोज नहीं किया। तो कनेक्शन ओपन और एल्स के बाद कनेक्शन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने एक क्यूरी बनाई, इसके थ्रू हम डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, कहां से, उस आपके कंट्रोल से लेकर। उसके बाद हम यही डेटा गिड व्यू के अंदर शो करवाएंगे। तो अब इसको चला के देख लेते हैं कि क्या वाकई डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, अब यहां पे आके अगर आप वैल्यूज इंसर्ट करते हो, अच्छा देखें आईडी आपको दिख रहा है, यानी यूजर से वैल्यू ले रहा है आईडी की, लेकिन हम चाहते हैं आईडी हमें इससे नहीं लेनी। तो एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं, और एक गलती ये भी है कि हमारे पास ये डॉलर की सिंबल दिए, यहाँ पे @ देंगे। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि जब हमारा फॉर्म लोड हो तो जो आईडी वाला कॉलम है, यानी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो दिखेगा, सिर्फ रीड ओनली होगा, उसके अंदर हम राइट नहीं कर सकेंगे। तो मैं क्या कर देता हूं कि जो हमारा txt id का एक क्या है, कंट्रोल है, उसको enabled false कर देते हैं। enabled false, इसका मकसद ये होगा कि अगर आप इसको चलाएंगे तो इसके अंदर वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ये क्या हो चुके, दे देखें, ठीक है, ये डिसेबल है, इसके अंदर मैं लिख नहीं सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसके अंदर वैल्यू आपको पता ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहेगी, लेकिन कल को अगर किसी को आईडी दिखानी है तो आप दिखा भी सकते हैं, सही है। लेकिन हम दिखाते नहीं है, जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर आईडी नहीं दिखाते। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद यहां पे आएंगे, नाम फॉर एग्जांपल दे देते हैं अवेश, और एज इसकी दे देते हैं 20, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। मैंने बोला देखिए मैं एम लगा रहा हूँ तो मेल मुझे सजेस्ट कर रहा है, अगर मैं एफ लगाऊंगा तो मुझे फीमेल क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। वो आपका सजेस्ट एंड अपेंड का काम था। मैं एम लगाता हूँ मेल, उसके बाद स्टूडेंट का नंबर मैं दे देता हूँ सपोज STD-111, सही है, या 1 दे दे, स्टूडेंट 1 है ये। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी ये हमारा फॉर्मेट है कि स्टूडेंट का नंबर हम ऐसे लिखते हैं, किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी है इसके अंदर, या हमारा वाला फॉर्मेट देख लें, स्टूडेंट लिखते हैं ना, फिर स्टूडेंट का नाम नंबर आता है, सही है। तो 3 टाइम 1 दे देता हूँ मैं इंसर्ट करता हूँ, तो आपके पास अगर डेटा इंसर्ट हो जाएगा या आपके पास कोई एरर आता है, तो देख लेते हैं कौन सा एरर है हमारे पास, कि आपके पास कौन सा एरर है भाई, एक्सेप्शन, आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। रीजन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज गलती छोटी सी, हमने कनेक्शन को पहले ओपन करना है, क्योंकि एग्जीक्यूट क्यूरी हमें पहले लिखा है। आपको पता है एग्जीक्यूट क्यूरी किसके थ्रू होगी, कनेक्शन के थ्रू होगी, और आपका कनेक्शन आपने बाद दिया, तो ये मसला था। एग्जीक्यूट करते हैं,
तो आपका सिर्फ यही मसला था कि हमने वो कनेक्शन बाद में ओपन किया था। यहाँ पे आके इसका नाम प्रोवाइड कर देते हैं। नाम फॉर एग्जांपल दे देते हैं अवेश, एज 20, यहाँ पे आते हैं जेंडर मेल, यहाँ पे आके स्टूडेंट 111 8 करते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है कि जब डेटा इंसर्ट हो जाए तो ये सारे कंट्रोल क्या हो जाएं, एम्प्टी हो जाएं। एक तो ये काम करना है। तो सबसे पहले यही कर देते हैं कि मैं ये जो नंबर ऑफ हमारे कंट्रोल हैं इनको एम्प्टी करना है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बार बार चाहिए होंगे, अपडेट पे भी इनको क्लियर करना है, डिलीट पे भी क्लियर करना है, सब पे क्लियर करना है। तो मैं क्या करूं, बेहतर नहीं होगा कि एक फंक्शन बना दूं और उस फंक्शन को कॉल करता रहूं। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे कमेंट देके लिख देता हूं कि रीसेट कंट्रोल्स। तो मैं यहां पे आके एक वॉइड रीसेट के नाम से क्या बनाता हूं, मेथड बनाता हूं। और यहां पे आके मेथड के अंदर लिखेंगे txt, जो आईडी है उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो। फिर क्या था, txt नेम है उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो। उसके बाद क्या था, कॉम्बो बॉक्स था या जेंडर था, न्यूमेरिक वैल्यू थी एज वाली ना। तो हम क्या लिखेंगे, एज न्यूमेरिक डॉट वैल्यू क्या कर दो इसकी, नहीं इसके पास 0 असाइन कर देंगे। समझ में आया, इसको वैल्यू क्या असाइन कर देंगे, 0। बाय डिफॉल्ट 0 पड़ी है ना उसके पास, तो ऑलरेडी जो भी वैल्यू है उसको हटा के क्या असाइन कर दो, 0 असाइन कर दो। उसके बाद क्या करो, यहां पे आके सबसे पहले जो, अच्छा उसके बाद कॉम्बो बॉक्स था, तो कॉम्बो जेंडर डॉट सिलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू नल, क्या असाइन कर दो उसको नल असाइन कर दो। यानी जो भी आइटम था उसको हटा के नल, यानी कुछ भी सिलेक्ट मत करो। सही है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स से तो हम नंबर ऑफ आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। लास्ट क्या था हमारे पास, स्टूडेंट नंबर का है ना, तो std या स्टूडेंट नंबर लिखेंगे तो नंबर, क्या नाम था उसका, txt स्टूडेंट नंबर डॉट क्लियर। और ये आपको पता है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये सिर्फ फंक्शन लिखा, और ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, सिर्फ ये आपको नाम और उसकी ब्रैकेट्स दे देनी है। कब देनी है, जब डेटा इंसर्ट हो जाए। तो ये मैसेज दिखाया, और मैसेज दिखाने के बाद आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, जिसके अंदर क्या करे, कंट्रोल्स को एम्प्टी कर दे। मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो मैं सबसे पहले दूसरा नाम देता हूं, फॉर एग्जांपल हनान, और इसकी एज भी 22 कर देते हैं, जेंडर मेल, और यहाँ पे आके स्टूडेंट नंबर क्या लिखा था हमने, स्टूडेंट 112। सही है, इंसर्ट कर देते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। जैसे इंसर्ट किया हमारे सारे कंट्रोल फिर से वही हो गए जो हमारे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, यही काम हमें क्लियर में भी करना है ना, तो हम क्लियर के बटन पे भी क्या कॉल कर सकते हैं, सिर्फ हमारा ये फंक्शन कॉल करना है। तो सिंपल, यू जस्ट हैव टू कॉल दिस फंक्शन टू रीसेट। ठीक है, तो हम यहां पे क्लियर बटन के डबल क्लिक इवेंट पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सही है, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोल्स को क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इंसर्ट हो चुका है डेटा, अब हम किस पे काम करेंगे, ओके, तो डेटा इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हम व्यू करेंगे डेटा किसके अंदर, हमारे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर। तो सबसे पहले व्यू के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, और डबल क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे हमारे ग्रिड व्यू के अंदर। तो सबसे पहले हमारी कुछ चीजें तो वही होंगी, इवन आपका कनेक्शन और ये सारी चीजें। तो मैं कनेक्शन को कॉपी कर देता हूँ, बस काफी है। बाकी चीजें तो हमें फिर से चेंज करनी है वहां पे, क्योंकि ग्रिड व्यू के अंदर डेटा सेट कर रहे हैं। ओके, कनेक्शन हमें मिल गया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, SQL डेटा अडॉप्टर। क्या यूज करेंगे, SQL डेटा अडॉप्टर। उसके बाद STA इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस बता चुका हूं मैं, SQL डेटा अडॉप्टर और रीडर। सही है, अडॉप्टर और रीडर, अडॉप्टर को कनेक्शन ओपन या क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, और रीडर जो हम यूज करते थे डेटा फेच करके किसी आपके किसी भी कंट्रोल के अंदर शो करने के लिए, उसके लिए हमें कनेक्शन ओपन भी करना था और कनेक्शन को क्लोज भी करना होता था। कॉन्सेप्ट क्लियर है।
और हर ये जो दोनों आपके क्लासेस हैं इनके अलग से क्लासेस हैं, जैसे डेटा टेबल है, डेटा सेट है, ये सारी चीजें हैं। सही है। तो एसक्यूएल रीडर के अंदर एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कनेक्शन और ये सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर एसक्यूएल कमांड को यूज नहीं करते, क्योंकि दो किस्म के सिनेरियो होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, कनेक्शन ओपन, यानी कनेक्शन जिसके अंदर ओपन करते हैं, यानी डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड आर्किटेक्चर कहलाता है। सही है। तो ये जो है डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर हमें किसी भी कनेक्शन को ओपन करना या क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जबकि एसक्यूएल डेटा रीडर जो होता है उसके अंदर कनेक्शन ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ एसक्यूएल डेटा एडाप्टर, और उसके बाद यहाँ पे इसके दो पैरामीटर होते हैं, पहले क्यूरी, फिर जो आपने ऊपर कनेक्शन बनाया। ये दो चीजें आपको देनी पड़ती हैं। अब इसके अंदर क्यूरी लिखते हैं कि सिलेक्ट करो ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट, के स्टूडेंट की टेबल से सारे रिकॉर्ड उठा लो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं यहां पे आके, ठीक, अब ये कर दिया हमने। उसके बाद एक आप ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका, डेटा टेबल का। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर के अंदर दो आपके जो है आप समझ लो क्लासेस होते हैं, एक डेटा टेबल और एक होता है डेटा सेट। डेटा टेबल यूज करते हैं जब आपके पास डेटाबेस की सिंगल टेबल, सही है, और डेटा सेट होता है, डेटा सेट को आप यूज करते हैं जब आपके जैसे ज्वाइन वगैरह के थ्रू हम डेटा फेच करवाते हैं ना डेटाबेस से, तो आपकी जब मल्टीपल टेबल से डेटाबेस से डेटा आ रहा हो तो हम क्या यूज कर लेते हैं, डेटा सेट यूज कर लेते हैं। सही, वरना हम क्या यूज कर लेते हैं, डेटा टेबल। तो अभी हमारी एक ही टेबल, स्टूडेंट की टेबल से डेटा आ रहा है, तो हम क्या किसको यूज करेंगे, डेटा टेबल को। तो dt के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप जो चाहे बना सकते हैं, यानी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे कि SDA यानी एसक्यूएल डेटा एडाप्टर की जो क्यूरी है, क्यूरी होने के बाद हम, यानी क्यूरी हो जाती है या एग्जीक्यूट हो जाती है, तो फिर उसके पास आपके पास क्या आ जाता है, ओवरऑल डेटाबेस से डेटा उठा के इसको असाइन किया जाता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस एडाप्टर से डेटा लेके किसको दे रहे हैं, टेबल को। तो हम क्या लिखेंगे, sta.fill एक मेथड होता है, और उसके बाद आप बताएंगे कि डेटा किसके अंदर फिल कर रहे हो। भाई देखो, आपने कनेक्शन किया, उसी कनेक्शन के थ्रू हमने क्यूरी चलाई, तो आपका जो भी रिकॉर्ड वहां से फेच होके आया वो किसके पास है, एसडीए के पास, और एसडीए से वैल्यू लेके किसको दे रहे हैं हम, डेटा टेबल को दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमने डेटा टेबल के अंदर इसको फिल कर दिया। उसके बाद हम लिखेंगे डेटा गिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। क्या लिखेंगे, डेटा गिड व्यू डॉट डेटा सोर्स। इसका मकसद गिड व्यू के अंदर जो डेटा आने वाला है उसका सोर्स कहां है, तो हम बोलेंगे डेटा टेबल के पास है। समझ में आया, यानी पूरा डेटा जो है वो मुझे दो, ये पूछेगा मुझे सोर्स दो या वो डेटा दो। इवन आप यहां पे आएंगे, हम इसको मैन्युअली भी कर सकते थे कि आपकी जो गिड व्यू इस पे राइट क्लिक करें और इस वाले बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एडिट कॉलम, ये सारी चीजें, यहाँ पे क्या आ रहा है, चूज डेटा सोर्स। अभी क्या है, नन है ना, हम कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं। इवन हम यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे आके इसको बता सकते थे कि कहाँ से डेटा आएगा। सही है। मैं यहाँ पे आके अगर इसको क्लिक करूँ और ये सारी चीजें परफॉर्म करूँ तो डेटाबेस बताना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करते जाएंगे ना, डेटा सेट आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर आपको क्या बताना है कि डेटाबेस कौन सा है, यही था डेटाबेस, आ रहा। यहाँ से आके आप थोड़ा सा नेक्स्ट करेंगे ना, तो आपको क्या आ रहा है, ये आपकी डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग जो भी थी वो आएगी। नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिक डेटा फेच करके इसके अंदर सेट कर देगा। ये देखें बता रहा है कौन सी टेबल्स हैं। इवन सारी चीजें आप कर सकते थे, टेबल से डेटा उठाना है या व्यूज के थ्रू या किसके थ्रू उठाना है, हम किसके थ्रू उठाना चाहते हैं, टेबल्स के। जैसे मैं फिनिश करूंगा ना, ऑटोमेटिक वो सारा डेटा फेच हो जाएगा इसमें। समझ में आया। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, जो हम इतना सारा कोड कर रहे हैं ना उसके भी करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन वो भी तो इजी है यार, उसमें डिफरेंस क्या है, या थोड़ा सा आपकी मुसीबत क्या है उसमें, देखो कुछ भी नहीं है, वही कनेक्शन एसक्यूएल डेटा एडाप्टर के अंदर, सिंपल सी क्यूरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद क्या करो, डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको फिल करो और यहाँ पे इसको डेटा सोर्स के अंदर पास कर दो। तो हमारा ये सारा जो हमने कोड था करना था वो कर लिया। अब सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो अब मैं व्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। आप एरर देखते हैं कौन सा है,
ये बोल रहा है हमने स्टूडेंट का नाम सही से नहीं लिखा। ये देखें टेबल का जो नाम है ना क्वेरी, उसी में हमने गलती की है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट है तो पहले यू आएगा बाद में यू नहीं आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती रहती हैं, ठीक है। ओके, अब यहां से आके व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे वो हमें शो हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं डेटा इंसर्ट हो चुका है, व्यू भी हो चुका है। इवन मैं यहाँ पे आता हूँ, नाम कोई शाहान, इसकी 20 एज है और या 19 है, जेंडर, उसके बाद यहाँ पे आके स्टूडेंट 113 इसको भी इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्टेड सक्सेसफुली, व्यू करवाते हैं, शो हो रहा है देखें। ओके, डेटा इंसर्ट भी हो रहा है, आपका शो भी हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट के बाद क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे क्योंकि हम क्लियर भी कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे आके आप इसकी अपडेट के ऊपर काम शुरू कर लेंगे। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट कहाँ से करेंगे, ये आपका अपडेट का बटन है। मैं चाहता हूँ अपडेट पे क्या करें कि कोई भी डेटा पहले यहाँ पे फेच हो, फिर हम लिखें तो फिर क्या हो जाए, हमारे पास अपडेट हो जाए। लेकिन अब डेटा टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वापस कैसे सेट होगा, यानी व्यू। और मैं चाहता हूं जब मैं किसी भी इस टेक्स्ट बॉक्स के, ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना ये वाला एरिया, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे, आपके इन सेल्स पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। सही, आगे चल के हम सीख लेंगे कि इसकी सेल की जो है वो कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन अभी आपको जो लेफ्ट में खाली कॉलम दिख रहा है उस पर आप डबल क्लिक करें तो जिस भी रिकॉर्ड पे सिलेक्ट करें वो उस रिकॉर्ड का डेटा कहां पे शो हो जाए, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। सही है। और आपको पता है आईडी को हम अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। बाकी कौन से कॉलम्स को अपडेट कर सकेंगे हम, नेम, एज, जेंडर और स्टूडेंट नंबर। लेकिन अपडेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके डबल क्लिक करके वो डेटा कहाँ पे शो करवाना है, यहाँ पे शो करवाना है। सही है, तो मैं ये काम कर देता हूँ, इसको हटाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, जो हमारा ग्रिड व्यू है उस पे एक इवेंट क्रिएट करेंगे। कौन सा इवेंट, माउस डबल क्लिक का इवेंट। कौन सा, माउस डबल क्लिक का। तो आप यहाँ पे इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एम के साथ एक माउस डबल क्लिक का इवेंट आएगा। ये देखें शो हो रहा है। तो डेटा ग्रिड व्यू के ऊपर कौन सा, माउस डबल क्लिक का इवेंट क्रिएट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा, शो हो रहा है देखें। अब मैं चाहता हूं जिस भी रो पे आपका वो सिलेक्ट हो तो उस रो का डेटा कहां पे सिलेक्ट हो जाए, डेटा उसके जो आपके इनपुट टाइप है। तो मैं यहां पे आके सबसे पहले क्या करूंगा, जो हमारा टेक्स्ट था आईडी, सही है, उसके अंदर क्या करें, उसका जो टेक्स्ट है वो क्या सिलेक्ट कर दे, डेटा ग्रिड व्यू से सिलेक्टेड रोज उठाए। क्या उठाए, सिलेक्टेड रोज। रोज आप बताएंगे कि कौन सा रो, जैसे एरे से हम इंडेक्स के थ्रू वैल्यू गेट करते थे ना, वैसे ही आप समझ लो नंबर ऑफ वैल्यूज का एरे है या एक लिस्ट है जो आपका डेटा ग्रिड व्यू है। सही है, तो उससे भी हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि सेल कौन सा, सॉरी रो कौन सा और सेल कौन सा। इवन सेल्स और उसके बाद सेल भी बताएंगे कौन सा। अभी मैं 0 देता हूं, समझाता हूं क्यों। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू गेट कर लेंगे और वो वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट करके दे, टू स्ट्रिंग के अंदर। इसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि ये हमारा जो क्या है, टेक्स्ट है, यानी आपके टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी टेक्स्ट बॉक्स है उसको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। और आपको पता है टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा ग्रिड व्यू 1 जो आपके ग्रिड व्यू का नाम है उससे सिलेक्टेड रोज उठा रहे हैं। तो हमने सिलेक्टेड रोज के अंदर 0 दिया है, सेल्स के अंदर क्या दिया है, 0 दिया है, और उसकी क्या उठा रहे हैं, वैल्यू, एंड उसको टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके दे रहे हैं। तो ये कैसे आ रहा है, यहां पे आए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चलाऊंगा तो चलाने के बाद आप जिस भी रो पे सिलेक्ट करेंगे, सही है, मैं व्यू करता हूं पहले और मैं देखें किसी भी रो पे सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे करता हूं तो उसकी अभी आईडी सिर्फ सिलेक्ट होगी, देखें शो हो रही है आईडी 1, क्योंकि बाकी कंट्रोल से मैंने डेटा अभी तक नहीं लिया है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली जिस भी रो को मैं सिलेक्ट करता हूं तो रो तो एक ही है ना, कॉलम ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, जो सिलेक्टेड रोज हैं उसके अंदर ऑलवेज 0 देंगे। क्या देंगे, ऑलवेज 0, क्योंकि अभी डेटा ग्रिड व्यू से हम एक ही आइटम सिलेक्ट कर पा रहे हैं।
आगे चल के हम मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही आइटम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो आपका रो ऑलवेज 0 रहेगा, क्योंकि एक ही रो सिलेक्ट होगा तो 0 ही रहेगा, बाकी कॉलम चेंज होते रहते हैं, यानी सेल्स। तो ये 0 सेल है, ये 1 सेल है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हम सेल्स चेंज करते रहेंगे, बाकी जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं वो 0 ही रहेंगे। वो क्या रहेंगे? तो आईडी से वैल्यू गेट करके हमने किसको दे दी, आपके आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स को। उसके बाद हम नाम की वैल्यू लेके किसको दे देंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1, यानी आपके दूसरे सेल का डेटा आएगा, और ये टेक्स्ट नेम है। सही है? उसके बाद क्या हमारे पास एज है, और एज है हमारे पास किसके अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर। ऐसे ही है ना एज। तो आपको पता है इसको टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट भी करते हैं, तो क्या होगा मैं बताता हूं। इसका नाम था एज न्यूमेरिक डॉट, अब वैल्यू होगी, क्या होगी अब वैल्यू, टेक्स्ट नहीं, क्या होगा वैल्यू। और कहां से उठानी है हमें, डेटा ग्रिड व्यू 1 से। क्या उठाना है, सिलेक्टेड रोज, और रोज आपको पता है 0 ही रहेगा। डॉट सेल्स, सेल्स क्या रहेंगे, यहां पे 2 रहेंगे, और डॉट वैल्यू टू स्ट्रिंग। अब ये आपने स्ट्रिंग में तो कर लिया, लेकिन आपको क्या कहां पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर के अंदर। तो आप इंट डॉट पार्स रखेंगे। क्या लिखें, इंट डॉट पार्स, यानी आपके इनपुट को इंटीजर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए। तो इंट डॉट पार्स भी कर सकते हो, कन्वर्ट टू इंट 32 भी कर सकते हो। सही है? आपको पता है C# के अंदर 2 तरीके होते हैं आपके एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट करने के, जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका कॉम्बो बॉक्स है, तो कॉम्बो जेंडर डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट जो सिलेक्ट होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए, आपके डेटा ग्रिड व्यू 1 से। जो भी सिलेक्टेड रोज हैं वो 0 होगा रो, और उसका सेल क्या होगा, ठीक है, और ये 2 था, और ये क्या होगा भाई 3 होगा। डॉट क्या उठाएंगे, इसकी वैल्यू उठाएंगे, ठीक है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टू स्ट्रिंग के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं, सिलेक्टेड आइटम उठा दें, चलें वैल्यू दे देते हैं, देख लेते हैं, अगर मसला करता है तो फिर देख लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, लास्ट क्या था हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट नंबर डॉट टेक्स्ट। इसमें से टेक्स्ट कहाँ से आएगा, डेटा ग्रिड व्यू 1 से। जो सिलेक्टेड रोज हैं वो 0 होगा, और उसके सेल्स क्या होंगे, वो 4 होंगे, और उसकी क्या उठाएंगे हम, वैल्यू उठाएंगे, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग के अंदर। सही है, इसमें भी वैल्यू ही होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू आएगी यहाँ पे, सही हो गया। सिलेक्टेड रोज, वैल्यू का V कैपिटल होगा, सही है। सेव करते हैं इसको, अब चलाते हैं। तो अब क्या करेंगे, पहले व्यू करते हैं, और आप यहां से कोई भी रिकॉर्ड जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो कहां पे सिलेक्ट होना चाहिए, वो एरर में होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, इंडेक्सेस हमने सेट नहीं किए, राइट। 0 1, और यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे रो हमने 2 दे दी है, 0 रहेगा, और यहाँ पे सेल सही है, और यहाँ पे सही है, अब सही है, ठीक है। अब चलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, व्यू, और जो भी रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे वो कहाँ पे सेट हो जाएगा, आपके ऊपर टेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप चाहें तो दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें चेंज हो रहे हैं सारे। अब हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करें, यानी मैं यहाँ पे अगर आगे लिखूं अवैस खान, तो खान अपडेट हो जाए। अब ये कहाँ पे होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमने क्या काम किया, सिर्फ आपके ग्रिड व्यू से डेटा उठा के टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर सिलेक्ट करवाया।
अब हम किस पे काम करेंगे? अब हम काम करेंगे हमारे अपडेट के बटन के ऊपर। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे आते हैं फार्म, और फार्म के ऊपर हम जो एक बटन बना चुके हैं अपडेट का, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अपडेट के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद जो इंसर्ट वाला डेटा है वो मैं कॉपी कर लूंगा, क्योंकि अपडेट के अंदर तकरीबन काम वही होगा जो इंसर्ट वाला। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। मैं समझाता हूँ क्या होगा, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं क्योंकि वरना ये वीडियो लंबा हो जाएगा। सही है, पेस्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। क्यूरी चेंज होगी, कनेक्शन वही रहेगा, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे अपडेट। सिर्फ यहाँ से क्या लिखेंगे अपडेट, कौन सी टेबल है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या आएगा अब वैल्यूज नहीं, अब क्या आएगा सेट करना है। किसको सेट करना है? आपका जो कॉलम नेम है, कौन सा कॉलम नेम? आपकी डेटाबेस की टेबल का नाम, क्योंकि पता है इसको अपडेट नहीं करना, स्टूडेंट आईडी को अपडेट हमें नहीं करना। किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट नेम को, एज को, जेंडर को और स्टूडेंट नंबर को। तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे कॉलम डेटाबेस की टेबल का कॉलम क्या है? स्टूडेंट नेम है। यानी इस कॉलम के अंदर जो वैल्यू अपडेट होके आएगी वो किस पैरामीटर से आएगी? इससे आएगी। फिर यहां पे आके एसटीडी एज वो कहां से आएगी? इससे आएगी। फिर आपके एसटीडी जेंडर वो कहां से आएगा? इससे आएगा। फिर क्या आएगा? एसटीडी नंबर वो कहां से आएगा? इससे आएगा। अच्छा, यहां पे अगर आप वेयर क्लॉज नहीं देते तो फिर मसला होगा, आपको वेयर क्लॉज देना ही है, वरना ये सबको अपडेट कर देगा। सही, अगर अपडेट और डिलीट के अंदर आप वेयर क्लॉज नहीं देते तो ये सबको अपडेट या सबको डिलीट कर देगा। सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे बताना पड़ेगा कि वेयर कहां पे अपडेट करना है, जहां पे स्टूडेंट की आईडी @id हो, यानी जो यूजर देगा कहां से, जो आपकी आईडी समझ लो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिलेक्टेड है, आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। कौन सी? एक मिनट, अपडेट स्टूडेंट सेट करो स्टूडेंट नेम को नेम में, स्टूडेंट एज को एज में, स्टूडेंट जेंडर को जेंडर में, और स्टूडेंट नंबर को नंबर के अंदर। वेयर स्टूडेंट आईडी कहां पे है? ये है। अब आईडी हमें नीचे डिफाइन करनी पड़ेगी, बताता हूं मैं कैसे। इसी को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, सिंपल सा काम होगा, मैं बताता हूं कैसे। अब यहाँ पे txt id के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा, अब ये id के अंदर टेक्स्ट कहां से आता है मैं समझाता हूं। तो हमें क्या बता दे, बाकी एज इट इज वही रहेगा, नथिंग एल्स इज गोइंग टू चेंज। और यहां पे आके हम क्या करने वाले हैं, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा नॉट अपडेटेड। सही है। अब देखें हो क्या रहा है, मैं चलाता हूं, देखें ये इतना सा काम था अपडेट का। व्यू करते हैं, जैसे व्यू करते हैं और यहां से डबल क्लिक करते हैं तो आईडी सिलेक्ट हो जाती है यहां पे, है ना। तो जब मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं तो वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस इनपुट, वेयर आईडी इज इक्वल टू ये जो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, उसके मैंने वही दी है कंडीशन कि जो आईडी सिलेक्ट होके आई है ग्रिड व्यू से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना। तो अगर ये हनान है तो मैं हनान अहमद कर देते हैं, और यहाँ पे आके इसकी एज 22 थी, हम कर देते हैं समझ लो 19, और यहाँ पे आके स्टूडेंट नंबर इसका 12 था, हम कर देते हैं 14 और अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब अपडेट करते हैं जैसे, तो हमारे पास क्यूरी के अंदर मसला है, कौन सा है? ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, आईडी के साथ हमने क्या दिया है? नेम दिया है। अच्छा जी, ये जो हमने पैरामीटर पास किया है उस पर मसला है, @id होगी। वेरी गुड, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसको व्यू करते हैं और यहां से आके कोई भी रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हैं, वो यहां पे आ जाएगा, और यहां पे करते हैं हनान अहमद, इसकी एज जो है वो कर देते हैं हम 19, और स्टूडेंट नंबर कर देते हैं 14, और इसको कर देते हैं अपडेट। तो अब आपके पास फिर से मसला है, देख लेते कौन सा है, इनवैलिड एसटीडी। यार ये मसले ही मसले हैं, कौन से भाई देख लेते हैं। वेयर के बाद है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी है, एसटीडी आईडी करनी है भाई। ठीक हो गया,
ठीक है, अब चलाते हैं। व्यू करते हैं। व्यू के बाद यहाँ पे आके इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हनान अपडेट ही नहीं हो रहा भाई। इसको एज शायद बड़ी है, वरना ये बोलता है नहीं मुझे बड़ी एज दो। 14 करते हैं और इसको अपडेट करते हैं। मुबारक हो हनान मियाँ। ठीक है, अब आपके पास अपडेट तो हो चुका, लेकिन नीचे आपको शो नहीं हो रहा कि अपडेट हो गया नहीं। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर देखें आ रहा। तो हम क्या करेंगे, जब अपडेट हो या इंसर्ट हो तो ऑटोमेटिक क्या करे, ये जो हमने किसका, ठीक है, फेच किया था हमने इसको, या जो ग्रिड व्यू के अंदर हमने डेटा सारा किया हुआ है, उसको क्या कर लें, कॉल कर लें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो पूरा डेटा था ना ये वाला, इसको मैं इवेंट में कॉल नहीं करता, यानी व्यू बटन पे कॉल नहीं करता। मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, फंक्शन बना देते हैं कि इसका नाम रख देते हैं फेचिंग डेटा। सही है, क्या नाम रखेंगे, वॉइड फेच, और यहाँ पे आके इसको कर देंगे कॉल। सही है। अब बटन पे भी किसको कॉल कर लेंगे, फेच वाले फंक्शन को, क्योंकि ये हर जगह रिक्वायर होगा। मैंने आपको बोला कि हमें जब फेच के बटन पे क्लिक करें तब भी कॉल करना है, जब हम इंसर्ट करें डेटा तब भी कॉल करना है, जब हम अपडेट करें तब भी कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बटन जब डेटा इंसर्ट हो जाए तो इनपुट रीसेट हो जाए और हमारा ग्रिड व्यू अपडेट हो जाए। सही, एज इट इज जब हमारा डेटा इंसर्ट हो तब भी हमारा क्या हो जाए, ग्रिड व्यू अपडेट हो जाए। तो इंसर्ट होने के बाद यानी सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो हमारे पास डेटा फेच हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसको चलाते हैं, देख लें। मैं यहां पे आके अब एक दूसरा नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल साकिब, एज दे देते हैं 20, यहाँ पे जेंडर मेल, और यहाँ पे आके स्टूडेंट का नंबर दे देते हैं, ठीक है, 115, और इंसर्ट कर देते हैं। जैसे इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिक डेटा फेच होके कहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, एज इट इज अगर आप किसी को अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल साकिब, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ साकिब अहमद, और जैसे ही मैं अपडेट करूंगा तो नीचे आपको अपडेटेड रिकॉर्ड मिल जाएंगे। देखिए साकिब अहमद मिल रहा है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया था, उस फंक्शन को इंसर्ट पे भी कॉल कर रहे हैं, अपडेट पे भी कॉल कर रहे हैं, इवन व्यू जो हमारा बटन है उस पे भी कॉल कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इंसर्ट अपडेट ये सारी चीजें हो चुकी। अभी हमें क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, हमें डिलीट करना है। और ओके, उसके बाद हम डिलीट पे काम करते हैं। तो डिलीट के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, इसको स्टॉप करते हैं और आपका जो पूरा कोड है इंसर्ट का यही उठा लो, भले इंसर्ट का यही कॉपी कर लो, और अब जो है कॉपी पेस्ट ही करना है, समझ लें। सही है। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो आपका बटन है डिलीट वाला, उस पर डबल क्लिक करो, और डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दो। अब पेस्ट करने के बाद हम क्या करने वाले, सबसे पहले क्वेरी चेंज करेंगे। कौन सी क्वेरी होगी भाई, अब इंसर्ट नहीं, डिलीट फ्रॉम टेबल। क्या टेबल का नाम क्या है, डिलीट स्टूडेंट, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट, और यहां पे आके वेयर std id इज इक्वल टू @id। जहां पे id क्या है हमारे पास, ये है, उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, ये एक चीज। तो अब हमें इंसर्ट तो करना नहीं है, ये हमारी सारी चीजें रिक्वायर नहीं होंगी। अब एक ही पैरामीटर पास करना है, कौन सा, जो आपका id वाला है। तो यहाँ पे @id, और क्या लिखेंगे, txt, id के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसी id के मुताबिक क्या कर दो, डेटा को डिलीट कर दो। अगर ये ऐसा हो जाता है तो बता दे डेटा डिलीटेड या रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, उसके बाद रीसेट कर दे और उसके बाद फेच कर दे, यानी नीचे हमें बता भी दे कि वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। एल्स के अंदर क्या बताए, डेटा नॉट डिलीटेड या रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके, व्यू करते हैं। जो भी रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल शाहान के रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, यहां से आके डिलीट करते हैं, तो एक बार तो मसला आएगा ही आएगा, ठीक है, कि क्वेरी के अंदर मसला है। यस, हाँ, आगे पीछे हो जाता है हमसे, ये जल्दी जल्दी के चक्कर होते हैं, फिर हमारे पास यही मसले आते रहते हैं। ठीक हो गया, STD लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेव करते हैं, इसको चलाते हैं। अब यहां पे आके क्या देंगे हम, सबसे पहले व्यू करेंगे रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें, यहां से आके डिलीट करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, अपडेट नहीं हो रहा था ना, लेकिन डिलीट जल्दी हो गया। ओके, उसके बाद देखें आपका फेच भी हो चुका है डेटा, और ये सारी चीजें परफॉर्म हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब अगर ऑलरेडी कोई स्टूडेंट नंबर इस नंबर से है तो उसको क्या करना है, इंसर्ट नहीं होने देना। तो सबसे पहले इसी पे काम करते हैं कि इंसर्ट जब हम करें, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इंसर्ट करता हूं हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अवेश, और अवेश की जो एज है वो कितनी है भाई, 20 है, और क्योंकि अवेश दूसरा भी हो सकता है, एज भी उसकी हो सकती है भाई, ठीक है, जेंडर भी पॉसिबल है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि स्टूडेंट नंबर जो है वो तो चेंज होना चाहिए ना, तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल है सेम हो, लेकिन स्टूडेंट नंबर वो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर 111 है, इसको अभी अगर मैं इंसर्ट करवा रहा हूं हो जाएगा, देखिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। हाँ, अब देखें हो रहा है ना। तो उसी स्टूडेंट नंबर से आप समझ लो 2 स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप रियल एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे आगे क्या करूंगा, इसको अभी तो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं, इंसर्ट के बटन के ऊपर ये काम करने वाले हैं। कौन सा काम होगा भाई, यहाँ पे आ जाए, फिर आपकी वो क्या आएगा आपके लिए, उसी को अगर आप यूनिक या प्राइमरी करते हो तो फिर आपके पास वो आएगा कि प्राइमरी की वालेशन, या आपके पास ऑलरेडी ऐसा रिकॉर्ड है, आप नहीं इंसर्ट कर सकते। और वो जो एरर आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ क्यूरी आएगा, और वो आपके पूरे कोड को स्टॉप कर देगा, यानी वो आपकी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन होगी, हैंडल्ड एक्सेप्शन नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसको हैंडल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट के बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो कनेक्शन है, कनेक्शन ये यूज करेंगे, लेकिन मुझे एसक्यूएल कमांड का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरी कमांड यानी क्वेरी लिखूंगा जो सबसे पहले इंसर्ट होने से पहले चेक करे कि क्या ऐसा रिकॉर्ड पड़ा तो नहीं है ऑलरेडी। समझ में आया कि इंसर्ट होने से पहले ये चेक करे कि क्या ऐसा रिकॉर्ड ऑलरेडी तो नहीं पड़ा हुआ। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एसक्यूएल कमांड, और इसका ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे cmd2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, cmd2, सही। फिर इसी cmd2 को हम कनेक्शन भी पास कर देंगे। आपको पता है कौन का ऑब्जेक्ट पास करते हैं, एज इट इज जो आप कर सकते हो। एक ही बटन पे दो से ज्यादा क्वेरीज भी चला सकते हो, एक ही बटन पे एक से ज्यादा क्वेरीज चला भी सकते हो, उनको सारी चीजें परफॉर्म करवा सकते हो। उसके बाद क्या करें, एसक्यूएल कमांड लिखेगा cmd2 के अंदर, हमें क्या लिखना है, कमांड टेक्स्ट लिखना है, और कौन सा लिखना है कि सिलेक्ट करो ऑल फ्रॉम, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट से, वेयर स्टूडेंट नंबर std नंबर इज इक्वल टू @नंबर, यानी स्टूडेंट नंबर जहां पे जो यूजर दे रहा है वही है, उसको उठाओ, सही है। उसके बाद क्या करें, cmd के अंदर इसी क्वेरी को क्या करते हैं, रन करते हैं ना, लेकिन इसके पहले क्या करते हैं, कनेक्शन को ओपन करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड स्टूडेंट नंबर से ऑलरेडी होगा, इंसर्ट से पहले ये चेक करेगा कि जो रिकॉर्ड यूजर ने दिया है स्टूडेंट नंबर वाले उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो जाके चेक करके, और डेटाबेस में तो नहीं पड़ा हुआ। समझ में आया, तो चेक करके आएगा। उसके बाद कनेक्शन ओपन करेगा और इसी क्वेरी को चलाएंगे हम। तो cmd यहाँ पे आएंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे आके इंटीजर रो इज इक्वल टू रो1 लिख देंगे, इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी, सही है। और हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ रो1, यानी ये क्वेरी अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, और जबकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम cmd एग्जीक्यूट रीडर यूज करेंगे। समझ में आया,
क्या यूज करेंगे? रीडर। ये यूज नहीं करेंगे, आपको पता है डेटा फेच कर रहे हैं ना, तो फेचिंग के लिए यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा? एसक्यूएल डेटा रीडर यूज होगा। SDR इज इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। भाई डेटा रीड कर रहे हैं ना हम डेटाबेस से, अब तो हम क्या रीडर को यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हम डेटा को रीड कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे आके इफ, ठीक हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे कि इफ SDR डॉट हेज रोज, पढ़ा था ये हेज रोज, अगर इक्वल हो किसके? ट्रू के, यानी इसका मकसद अगर उसको रोज मिल जाते हैं, यानी ऐसा रिकॉर्ड मिल जाता है जो स्टूडेंट नंबर के अंदर लिखा है आपने, तो क्या करें, आपको मैसेज बॉक्स के अंदर एक मैसेज शो करवा दे। कौन सा? कि जो स्टूडेंट नंबर है, कौन सा स्टूडेंट नंबर? जो हमने ऊपर लिखा है ना, हाँ। और इवन हमने पैरामीटर भी पास करने थे, वो हमने नहीं किए, राइट। CMD2 डॉट पैरामीटर्स पास करते हैं ना, एड विथ वैल्यू, और इसका नाम क्या था भाई? @ नंबर था ना, और ये इसके पास वैल्यू कहां से आएगी? TXT स्टूडेंट नंबर का जो भी टेक्स्ट है यहां से आएगी, ऐसा ही है, तो यही करेंगे। अच्छा, एक ये चीज भी होगी, मैं यहां पे इसको ये मैसेज में भी शो करवा देता हूं कि ये वाला स्टूडेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? कि ये वाला स्टूडेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। वरना क्या करें भाई, देखो आपने क्या किया कि अगर वो स्टूडेंट नंबर जो आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा, किसके अंदर? जिसके अंदर स्टूडेंट नंबर जो भी लिखा, वो क्यूरी के थ्रू हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो डेटाबेस में तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो मैंने उसी को यहाँ पे, यानी वहां पे जो भी वैल्यू देंगे उसी के साथ ये मैसेज आ जाएगा कि दिस स्टूडेंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी मैं उसी आपके टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट उठा के उसको बता रहा हूँ कि ये वाला स्टूडेंट नंबर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। सही हो गया? वरना एल्स के अंदर क्या करे? एल्स के अंदर वो पूरी क्यूरी चला दे, जो नीचे आपने लिखी हुई है ना, ये पूरी क्यूरी चला दे। यहां पे आके इसको मैं बंद कर दूंगा, Here you go, और यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये वाला मैसेज शो करवा दे और डेटा इंसर्ट ना करे। समझ में आया? यानी ये दूसरा वाला कनेक्शन चला ही नहीं, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस कनेक्शन को क्लोज भी कर देना है। कनेक्शन को क्या कर देना है? क्लोज भी कर देना है, क्योंकि दो कनेक्शन है ना, ऊपर हमने एक क्यूरी के लिए कनेक्शन ओपन भी किया है और दूसरा क्लोज भी किया। कॉन्सेप्ट ये हो रहा है। देखें, सबसे पहले क्या करेगा, आपके पास इस क्यूरी के थ्रू चेक करेगा कि कोई ऐसा रिकॉर्ड एग्जिस्ट तो नहीं करता जो इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आ रहा है, स्टूडेंट नंबर के थ्रू। सही। उसके बाद क्या करेगा, फिर इस क्यूरी को चलाएगा, और अगर इसको ये वाला मैसेज यानी ये वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी मिला तो हमें मैसेज देगा, वरना एल्स के अंदर जाके क्या करेगा, ठीक है, वरना इफ के अंदर आपको मैसेज शो करवा के कनेक्शन को क्लोज कर देगा। सिंपल, कि आपका ऐसा कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप नहीं इंसर्ट कर सकते। अगर ये डेटा नहीं होगा यानी इफ नहीं चलेगी, तो क्या चलेगा, एल्स, यानी इंसर्ट हो जाएगा। तो अब चलाते हैं, ठीक है। और मैं यहां पे आके पहले व्यू करके दिखा देता हूं कौन सा रिकॉर्ड ऑलरेडी पड़ा है। अब देखें, स्टूडेंट 11 पड़ा हुआ है ना, चाहे मैं नाम कुछ भी देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है आयशा दे देते हैं, एज, जेंडर आप समझ लो यहां पे आके फीमेल, और यहां से स्टूडेंट नंबर सिर्फ सेम देते हैं, स्टूडेंट नंबर 111 दे देते हैं, और मैं जैसे ही यहां से आके क्या करता हूं, उसको इंसर्ट करता हूं, तो क्या बोल रहा है, ये वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी ये वाला रिकॉर्ड आप फिर से ऐड नहीं कर पाएंगे। सही। सिर्फ मैं स्टूडेंट नंबर चेंज करता हूं, कौन सा 2 वाला एग्जिस्ट नहीं करता ना, फिर से इसको ऐड करते हैं, तो ये एक्सेप्शन आ रही है भाई, कहां पे, कनेक्शन ओपन किया है, कनेक्शन क्लोज किया है। जस्ट अ मिनट,
ठीक है, अब देखें इंसर्ट हो रहा है। एक एरर था हमारे पास कि हमने जो कनेक्शन बनाया था उसका भी दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। जैसे CMD का दूसरा वेरिएबल बनाया ना, CMD1, वैसे आपको कनेक्शन का एक दूसरा वेरिएबल बनाना है, कनेक्शन 1। सही है, तो पहले कनेक्शन 1 बना दें, बाद में कनेक्शन बना दें, आपकी मर्जी है, या बाद में बना दें, पहले बना दें, जो आपकी बेहतर हो। तो सिर्फ मैंने क्या किया कि कनेक्शन का जो हमने नीचे ऑब्जेक्ट बनाया था उसको सिर्फ con1 कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इसी के अंदर यानी इसी मेथड के अंदर एक दूसरा कनेक्शन भी एग्जिस्ट करता है। और आपको पता है ये एक फंक्शन है जो इवेंट क्रिएट करते हैं, एक मेथड है या फंक्शन है, वो एक ही मेथड के अंदर इन सारे वेरिएबल्स की एक्सेस एक ही होती है। सही, तो हम क्या करेंगे, इनके नाम चेंज कर देंगे, यानी ये भी ऑब्जेक्ट के नेम है ना, तो आप चेंज कर दें तो बेहतर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये था ओवरऑल हमारा जो है CRUD एप्लीकेशन विथ डेटा गेटवे। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका।